आप सभी के लिए पहले तो बहुत बहुत थैंक्स, आप सब यहाँ पर आए और इसके लिए राजगोपाल सॉरी है ना, और हमारी बहन के लिए एक बार क्लिपिंग आप दीजिए। और इन्होंने इतना कम टाइम में बहुत शॉर्ट मैं वक्त चुरा के और कैसे भी ये प्रोग्राम फिक्स किया एंड आप सबके लिए यहाँ पे बुलाया। और हमारे हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए एक बार क्लिपिंग एंड हमारे साहब हैं उनके लिए भी एक बार ज़ोरदार क्लिपिंग। और मैं चाहता हूँ आप सभी लोग भी अपने लिए भी एक बार क्लिपिंग कर लीजिए, है ना। मेरा नाम आकाश चौरसिया है, मैं सागर ज़िला मध्य प्रदेश से हूँ, MP, एंड आई एम बेसिकली फार्मर। और 2011 में फार्मिंग कैरियर को सिलेक्ट किया। रीज़न, आई एम बेसिकली एजुकेशन ऑलरेडी मेडिकल फील्ड, सो मेडिकल लाइन में मुझे जाना था, डॉक्टर बनने का एम था। आज जैसे आप सभी लोग एजुकेशन कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे होंगे, है ना। सो हम इंटर करने के बाद मेडिकल लाइन में हमारा जाने का ड्रीम था। बट जब हम उस लाइन में जाने को देखा, बहुत सारा डॉक्टर्स, नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ डिसीज़ बढ़ रहा, तो फिर डॉक्टर बनने का क्या फ़ायदा। तो डिसीज़ क्यों बढ़ रहा है, रीज़न क्या है। तो रीज़न बेसिकली आप सभी को मैं एक सिंपल आइडिया देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। हम जैसा गाड़ी में फ्यूल डालते हैं ना, तो हमारा गाड़ी अच्छा माइलेज देता है, और अगर हम उसमें फ्यूल में मिलावट करेंगे या गलत फ्यूल डालेंगे तो इंजन जल्दी ख़राब हो जाएगा। सो सेम हमारी बॉडी फंक्शन करती है। अगर हम अपना बॉडी में अच्छा डाइट देंगे, अच्छा फूड डालेंगे, सो हमारा बॉडी अच्छा चलेगा। एंड अगर गड़बड़ फ्यूल डालेंगे तो हमारा बॉडी का इंजन जल्दी ख़राब हो जाएगा एंड हमारे पुर्जे ख़राब हो जाएंगे, दिमाग ख़राब हो सकता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है, हार्ट ख़राब हो सकता है, किडनी ख़राब हो सकता है, लीवर फंक्शन कमज़ोर हो सकता है, लाइक दैट बहुत सारा डिसीज़ हो सकता है। सो अच्छा सेहत अन्न मिले, उसके लिए मैंने फार्मिंग को सेलेक्ट किया कि डॉक्टर बनने में फ़ायदा नहीं है, मैं बीमारी को ठीक करूंगा लेकिन बीमारी बनने के कारण को ठीक नहीं कर पाऊंगा। और बीमारी बनने का कारण है हमारा डाइट। सो डाइट में इम्प्रूवमेंट होना इम्पॉर्टेंट है। हमने मोबाइल इंडस्ट्री में काम किया, IT इंडस्ट्री में काम किया, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया, इतना सारा अलग अलग सेक्टर में हमने काम किया, लेकिन इतना 1000 करोड़ का बॉडी है हमारा, अभी नहीं पता कितना 1000 करोड़ का है, उसके लिए क्या डालना चाहिए वो पे काम नहीं किया हमने, ठीक है। सो जो थाली में हमारे आया फट खा के और हम अपना काम पे निकले, राइट। सो उसके कारण हमने अपनी एज को कम कर लिया एंड हमने बहुत सारा डिसीज़ को बना लिया। एंड हमारी कंट्री में आज स्कूल और कॉलेजेस से ज़्यादा मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल स्टोर हैं, किराने की दुकान से ज़्यादा हमारे पास मेडिकल की दुकान हैं। सो ये बहुत तकलीफ़ का सब्जेक्ट है एंड इसे हमें बदलना है, चेंज करना है, और चेंज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। सो उसी को लेकर मैंने 2011 से इस कैरियर को सिलेक्ट किया और लगातार इसमें छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से, क्योंकि हमारे पास लैंड नहीं था, ज़मीन नहीं थी, ज़मीन ना होने के कारण हमें किराए का ज़मीन लेके काम शुरू करना पड़ा। और बहुत छोटे से रकबे से शुरू किया था, 10 डिसमिल ज़मीन, स्क्वायर फीट में बोले तो 4000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट किया था हमने काम। और टमाटोज़ की सिंगल क्रॉप से स्टार्ट किया था एंड धीरे धीरे बहुत सारी वेजिटेबल पे हमने काम किया। सो अभी 2000 प्लस वेराइटीज़ पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ऑल क्रॉप्स है ना। तो जब हमने छोटे से शुरू किया काम, तो मुझे नहीं था, फार्मिंग का आइडिया नहीं था पता, हमें तो केमिकल फ्री फूड के लिए हमने फार्मिंग स्टार्ट किया था। सो फार्मिंग में जब हम एंट्री किए, तो जब आप किसी काम में एंट्री करते हैं ना, तब आपको बेसिक चीज़ें समझ में आती हैं, उसकी ऊपर से नहीं आता समझ में, इंटरनेट से नहीं आता समझ में, स्टडी करने से नहीं आया था समझ में। जब तक हम उसमें प्रैक्टिकली इंटर नहीं होते ना, तब तक उस फील्ड का बेसिक प्रॉब्लम क्या है, बेसिक फंडामेंटल क्या है ना, क्या है इसका पूरा मैकेनिज़्म समझ में नहीं आता। तो जब हम इसमें एंट्री किया तब हमें समझ में आया कि कितना सारा प्रॉब्लम है, हमारा एग्रीकल्चर ढेर सारे सिस्टम से इनकरेक्ट
कवरेज है, कहीं वाटर इश्यूज़ है, तो कहीं क्लाइमेट इश्यूज़ है, कहीं मार्केट इश्यूज़ है, कहीं वीड इश्यूज़ है ना, कहीं मैन्योर इश्यूज़ हैं, कहीं सीड इश्यूज़ हैं, सो लोकल प्रैक्टिस इश्यूज़ है, टेक्नोलॉजी इश्यूज़ है। बहुत सारी चीज़ों ने एग्रीकल्चर को मतलब जो है ना घेर के रखा है। सो बेसिकली फार्मर कैसे अपनी इनकम को बढ़ाए और खर्चे को कम करे, उसको लेकर हमारा शुरू से, और कम ज़मीन में कैसे काम हो उसको लेकर शुरू से ही हमारा मंथन चलता रहा एंड हम उससे जूझते रहे। फाइनली 2014 में हमने अपना एक मॉडल तैयार किया, इजाद किया, जिसको हमने मल्टी लेयर फार्मिंग का नाम दिया। सो बेसिकली मल्टी लेयर फार्मिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना, और ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम मेट्रो शहर में लैंड कम होने से एक के ऊपर एक फ्लैट बनाते हैं, राइट, एक के ऊपर एक फ्लैट बनाते हैं। सो ठीक उसी तरह से ज़मीन खेत में कम होने से एक के ऊपर एक हमने क्रॉप्स को उगाने का कॉन्सेप्ट तैयार किया। सो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर प्लान करते हैं, एक ढांचा प्लान करते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज का असर हमारी बॉडी पे पड़ता है, हमको तेज़ ठंड लगती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी लगती है तो हवा में बैठते हैं, हम एसी में बैठते हैं, और बारिश होती है तो छाता लगाते हैं, राइट। सो बेसिकली जब क्लाइमेट का असर हमारी बॉडी पे पड़ता है, ठीक उसी तरह से क्लाइमेट चेंज का असर प्लांट्स पे भी पड़ता है। सो बिग प्लांट्स ऑलरेडी रेजिस्टेंस पावर इतना होता है वो झेल जाते हैं, पर जो छोटा छोटा स्मॉल प्लांट्स होता है लाइक लीफी वेजिटेबल, क्रीपर्स, है ना, और छोटा छोटा जो रूट क्रॉप है ना, सो ये सारी क्रॉप क्लाइमेट के इफेक्ट से प्रभावित होती हैं, है ना। तो हम इनके लिए क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन का एक इन्वायरमेंट देते हैं। सो बेसिकली प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के लिए वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी डेवलप है, ऑलरेडी आप सभी लोग जानते होंगे, पॉली हाउस टेक्नोलॉजी, नेट हाउस टेक्नोलॉजी, बट वेरी एक्सपेंसिव एंड मार्जिनल फार्मर एंड स्मॉल फार्मर के लिए वो सूट नहीं करता, क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव है कि वो बड़ा फार्मर ही कर पाता है, एंड जो जिनके पास मनी है एंड वो कर पाते हैं, छोटे फार्मर नहीं कर पाते हैं इसको। तो और उस टेक्नोलॉजी में बायोडिस्पोजेबिलिटी नहीं है। आप सोचिए एक पॉली हाउस को बनाने में कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, फिर जब वो हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूल के माध्यम से जनरेट होता है, एंड फिर जब हम उस पॉली हाउस को लगा के फिर उसको डिस्पोज करते हैं, सो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी को बनाने से लेकर, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर और उसकी डिस्पोजेबिलिटी से लेकर हर जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इन्वायरमेंट का हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। सो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग को भी हम क्रिएट कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ऐसी होना चाहिए जो सस्टेनेबल हो और बायोडिस्पोजेबल हो। तो हम लोग बेसिकली जो मॉडल बनाते हैं वो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन का एक विकल्प है, संरक्षित खेती का एक विकल्प है जो सस्टेनेबल भी है और बायोडिस्पोजेबल भी है। सो बेसिकली इसमें क्लाइमेट चेंज का प्रभाव ना पड़े अपनी फसलों पे, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसमें हमारी आधी धूप फिल्टर होके आए, आधी छाया फिल्टर होके आए, और एक कंफर्ट जोन हमारे प्लांट्स को उगने के लिए मिले, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और स्ट्रक्चर बनाने का जो पर्पज़ है वो टू पर्पज़ है। वन पर्पज़ इज क्लाइमेट का इफेक्ट क्रॉप्स को ना पड़े, सेकेंड पर्पज़ फ्लोर अलॉट कर पाएँ, हम एक को ग्राउंड फ्लोर दे पाएँ, एक को फर्स्ट फ्लोर दे पाएँ, एक को थर्ड फ्लोर दे पाएँ, एक को फोर्थ फ्लोर दे पाएँ। तो बेसिकली फ्लोर को आप तभी अलॉट कर पाओगे जब आप फ्लोर बनाओगे, राइट। तो फ्लोर नहीं होगा तो अलॉटमेंट कैसे करोगे आप, कौन सा क्रॉप फर्स्ट फ्लोर पे लगाओगे, कौन सा क्रॉप सेकंड पे लगाओगे, कौन सा क्रॉप थर्ड फ्लोर पे लगाओगे। सो बेसिकली इसके दो पर्पज़ हैं। पहला पर्पज़ है कि क्लाइमेट चेंज के बुरे प्रभाव को रोका जाए, बैड इफेक्ट्स को रोका जाए, है ना। तेज़ गर्म पड़ रहा है उसको मेंटेन किया जाए, तेज़ ठंडा पड़ रहा है उसको मेंटेन किया जाए, तेज़ बारिश पड़ रहा है उसको मेंटेन किया जाए। सो तीनों मौसम के बदलाव को मेंटेन करना एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्रॉप्स को फ्लोर अलॉट करना सेकंड पॉइंट। तो ये दो पॉइंट से हम लोग ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस स्ट्रक्चर में हम बैम्बू का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनी वुड, कोई भी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी लोकली आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। एंड फिर इसमें हम वायर का इस्तेमाल करते हैं, एंड वो पैडी स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपके जो कोकोनट ट्रीज़ होता है उसका लीफ से इस्तेमाल करते हैं। सो एनीथिंग, है ना। हम लोग 50% धूप और छाया का इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए ऐसे बनाते हैं।
सो जब हम ये बना लेते हैं तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ग्राउंड में कोई रूट क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं। सो रूट क्रॉप लाइक जिंजर, टर्मरिक, है ना, रूट क्रॉप। सो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर इज रूट क्रॉप, फर्स्ट फ्लोर सरफेस जो होता है हमारा वो लीफी क्रॉप का हम लोग उसमें करते हैं। सो ग्राउंड में हमने 2 इंच डेप्थ एंड 6 इंच विर्थ, 2 इंच डेप्थ एंड 6 इंच विर्थ पर रूट क्रॉप कल्टीवेट किया और उसके सरफेस पर लीफी क्रॉप डाल दिया। सो लीफी क्रॉप बेसिकली लाइक कोरिएंडर, स्पिनच, है ना, मेथी, बहुत सारा लीफी क्रॉप होता है जो लोकली आपके पास होता हो, एंड करीब 12 to 15 टाइप्स ऑफ लीफी क्रॉप आप सरफेस पर डाल सकते हैं। सो बिग डेंसिटी, वेरी डेंसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा डेंसिटी में वो क्रॉप हम ऊपर सरफेस पे डालते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, रूट क्रॉप ग्रो करने में एंड सरफेस टू प्लांट्स बनने में टोटल रूट क्रॉप का जो लाइफ साइकिल है वो 8 to 9 मंथ होता है। सो उसका ऊपर आने में 2 to 3 मंथ सरफेस तक आने में लगता है, राइट, जर्मिनेशन टू प्लांट ग्रो करने में। सो 2 to 3 मंथ लीफी क्रॉप हम उसके ऊपर डालते हैं। सो लीफी क्रॉप जर्मिनेशन ऑलरेडी 5 to 10 days, राइट, एंड पिकिंग स्टेज 20 to 25 days। सो 20 days to 25 days पूरा सरफेस हमारा लीफी वेजिटेबल कवर कर लेता है। और जब लीफी वेजिटेबल हमारा सरफेस कवर करता है तो 3 बेनिफिट्स, बिग बेनिफिट्स 3। 1 बेनिफिट्स, कवर, पूरा एरिया कवर किया। पूरा एरिया कवर करने से फर्स्ट थिंग सनलाइट का ब्रेकअप हो गया, राइट। 50% हमने ऊपर शेडो बना रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बनाने से 50% शेडो बना देंगे तो 50% सनलाइट नीचे आया, और 50% सनलाइट के बाद लीफी क्रॉप सरफेस पर है तो लीफी क्रॉप ने पूरा सनलाइट को ब्रेकअप कर लिया। सो सनलाइट जो है ना सॉइल पे नहीं पड़ेगा, और सनलाइट जब सॉइल पे नहीं पड़ेगा सो क्या बेनिफिट्स होगा, इवापोरेशन ब्रेकअप हो जाएगा। आज पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया इस मुद्दे पर लगी हुई है कि हम फार्मिंग सेक्टर में पानी का यूज कैसे कम करें, ठीक है, पर वो कैसे हो सकता है, क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है कि हम पानी का यूज कम करें। तो पहले तो जो मिसयूज हो रहा है उसको हम ब्रेक करें। अगर हम मिसयूज ब्रेक कर लिए तो ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगा। सो मिसयूज क्या होता है, हम अभी ओपन में 1 लीटर पानी अभी आप इधर डालिए, 1 घंटे में पता नहीं चलेगा वो पानी किधर गया, सारा सन एयर में इवापोरेट हो जाएगा, राइट। सो जब हम लीफी क्रॉप डेंसिटी में बोते हैं तो लीफी क्रॉप्स ऑलरेडी सरफेस कवर कर लेता है, पत्ती से पत्ता, लीफ से लीफ सट जाता है। सो सनलाइट ऑलरेडी मिट्टी को नहीं पड़ता, सॉइल को नहीं पड़ता, तो इवापोरेशन ब्रेक हो जाता है। और इवापोरेशन ब्रेक होना मतलब मेरे पास टोटल आंकड़े हैं 70 to 80% इवापोरेशन को हम रोक लेते हैं। अगर हम इसको दूसरे लैंग्वेज में कहें तो 70% इवापोरेशन को रोकना मतलब 70% पानी की बचत करना। अगर 70% पानी की बचत करना, इसका मतलब है कि 30% में आप 4 क्रॉप की बात कर रहे हैं। मतलब इसमें हम 4 क्रॉप सेम टाइम में, सेम स्पेस में 4 क्रॉप उगाएंगे। ग्राउंड फ्लोर, सरफेस फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, राइट। सो आप 30% वाटर में 4th क्रॉप उगा रहे हैं, तो 1 क्रॉप को कितना परसेंट पानी लगा, ओनली 7 to 8%, राइट। मतलब 93% वाटर सेविंग ऑन 1 क्रॉप। एक क्रॉप को उगाने में हम 93 लीटर वाटर का सेविंग कर रहे हैं। सो सबसे गुड पॉइंट पानी का सेविंग हुआ, वाटर सेविंग। सेकेंड थिंग, जब सरफेस पूरा कवर कर लिया, अभी आप सॉइल का मैकेनिज्म समझिए। सॉइल कैसा है, हमारा वेट नहीं करता कोई भी प्लांट्स को उगने के लिए, करता है क्या? अगर ये सॉइल में हम कुछ नहीं डाले तो क्या होगा, वीड्स उगेगा ना, राइट। खाली तो नहीं रहेगा ना, वो ब्लैक का ब्लैक नहीं रहेगा। अभी इसमें पानी डालिए, वीड्स आ जाएगा, परफेक्ट। क्यों? क्योंकि स्पेस है। अगर हम इसमें क्रॉप कल्टीवेट कर दिए तो क्या होगा, 50% क्रॉप आएगा, 50% वीड्स आएगा। और अगर हम क्रॉप कल्टीवेट ना किए तो 100% वीड आएगा, कंफर्म। इसका मतलब ये है कि अगर हम स्पेस को खाली रखेंगे तो वीड्स आने आना है। जैसे हम अपना दिमाग को खाली रखते हैं ना तो कुछ ना कुछ थॉट्स आते हैं, राइट। और हम अपने आप को टोटल बिजी कर देंगे तो कोई थॉट्स नहीं आते हैं, फिर हम काम में लगे रहते हैं, राइट। ठीक उसी तरह से जब हम सरफेस पर पूरा लीफी क्रॉप डेंसिटी में मेंटेन कर देते हैं तो कोई भी वीड्स निकलने के लिए सरफेस नहीं बचता।
और वीड्स का जो एक्चुअल टाइम है निकलने का, वो टाइम है मंथ ऑफ जुलाई, रेनी सीजन, एंड हम कल्टिवेट करते हैं इस मॉडल को फरवरी फर्स्ट वीक। सो नॉट गुड टाइम, वीड ग्रो करने का गुड टाइम नहीं है ये। सो हम इस पे लीफी वेजिटेबल जब ग्रो करते हैं तो पूरा सरफेस जो है ना हमारा लीफी वेजिटेबल कवर कर लेती है, और जब वेजिटेबल ने कवर कर लिया तो वीड्स को निकलने के लिए स्पेस ही नहीं बचा, और वीड्स का उगने का टाइम भी नहीं है अभी, और अगर है तो पूरा स्पेस कवर है, स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। और जब स्पेस नहीं होगा तो वीड्स नहीं आएगा, और वीड्स नहीं आया तो आप सोच लीजिए हम वीडीसाइड पर 50 to 60,000 करोड़ एवरी ईयर वीडीसाइड के लिए, केवल घास ना उगे उसको रोकने के लिए, इतना बड़ा लार्ज अमाउंट हम लोग वीडीसाइड के रूप में मिट्टी पे डालते हैं खरपतवार को रोकने के लिए, वीड्स को रोकने के लिए। सो बेसिकली हम लीफी वेजिटेबल डेंसिटी में डालने से वीड्स को नहीं आने देंगे। सो वीड्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और हमारा वाटर 70% सेफ हो गया। थर्ड पॉइंट इज हमारी लिविंग के लिए हमको क्या चाहिए, आपको जीवन जीने के लिए क्या चाहिए होता है, बताएंगे आप में से कोई? हमको जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? फूड, वाटर एंड एयर, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हमको घर ना होगा तो भी हम जिंदा होगा, पैसा नहीं होगा ना तो भी जिंदा होगा, फूड होगा, एयर होगा, वाटर होगा, हरदम जिंदा होगा। सही है कि नहीं? और अगर इन तीन में से एक भी चीज़ हमको नहीं हुआ, फूड नहीं हुआ तो भी नहीं होएगा, एयर नहीं हुआ तो भी नहीं होएगा, और वाटर नहीं हुआ तो नहीं होएगा। मतलब तीनों चीज़ हमको चाहिए जीवन के लिए, जीने के लिए, और ये तीन चीज़ ना होने से हम 15 मिनट भी इस धरती पर नहीं रह सकते, 15 मिनट भी हम जीवन नहीं जी सकते। पैसे हमारे पास भले चवन्नी भी ना हो, लेकिन सांस मिल रही हो ना तो भी आप जिंदा रह सकते हैं। और अगर 1000 करोड़ सामने रखा हो और 2 मिनट के लिए आपकी नाक बंद कर दी जाए, सो आप अगले 3 मिनट के बाद आप कहोगे संसार की सारी दौलत ले लीजिए पर हमको सांस लेने दीजिए। इसका मतलब ये है मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज़ एयर, फूड एंड वाटर, राइट? सो प्लांट्स की लिविंग के लिए भी 3 एलिमेंट चाहिए, एयर, वाटर एंड फूड। तो फूड कैसे बनाता है प्लांट? फोटोसिंथेसिस करके बनाता है, राइट? पानी हम देते हैं पर एयर कहाँ से लेता है? हमारी नोज़ इधर है, प्लांट्स की नोज़ किधर है? रूट में। प्लांट्स हमेशा रूट से एयर गेन करता है, राइट? अब होता क्या है, फ्लड इरिगेशन से और मिट्टी में बॉन्डेड होने के कारण, सॉइल बॉन्डेड होने के कारण एयर का सर्कुलेशन नहीं होता, और एयर का सर्कुलेशन नहीं हुआ तो प्लांट ग्रो नहीं करता क्योंकि उसको एयर नहीं मिल रही है। लाइक सोचिए हमको खाना खूब मिले और हमको पानी खूब मिले पर एयर बहुत कम मिले, ऑक्सीजन कम मिले, कितना तकलीफ होएगा? ऐसे प्लांट्स को भी तकलीफ होता है अगर एयर प्रॉपर ना मिले तो। सो बेसिकली जब हम रूट क्रॉप डालते हैं और उसके ऊपर लीफी क्रॉप डाल देते हैं, सो लीफी क्रॉप को हम क्या करते हैं, प्लग करके पूरा रूट सहित निकाल के मार्केट दिखाते हैं। सो बेसिकली उससे हमारी इनकम जनरेट होती है। और सेकेंड पॉइंट, रूट जैसे ही हम प्लग करते हैं, प्लांट्स को प्लग करते हैं तो क्या होता है, रूट उखड़ता है, रूट डिस्ट्रॉय होता है। रूट डिस्ट्रॉय होता है तो प्लोइंग हो जाती है, सॉइल ऑटोमेटिकली प्लाविंग हो जाती है। और ऐसे हम 10 टाइम्स ऑफ एवरी क्रॉप, मतलब जो भी हम लीफी डालेंगे वो 10 बार, मतलब बार बार 10 टाइम्स में निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके प्लग करेंगे। एक बार 1 वीक में निकाल लिया, फिर 2nd वीक में निकाल लिया, फिर 3rd वीक में निकाल लिया, फिर 4th वीक में निकाल। सो जो प्लांट्स बिग बिग होता जाएगा, बड़ा बड़ा होता जाएगा, उसको हम प्लग करते जाएंगे। समझ आ रहा है ना? ठीक है। सो उससे क्या होगा, जब हम एक प्लांट उखाड़ेंगे रूट उखड़ेगा, रूट उखड़ेगा तो एरिएशन होगा, एरिएशन होगा तो नीचे के प्लांट्स को एयर मिलेगी, एयर मिलेगा, ऑक्सीजन, वाटर एंड फोटोसिंथेसिस होएगा तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है। तो हमारा तीसरा काम जो हो जाता है वो प्लाइंग का हो जाता है। ये लीफी क्रॉप डालने से 3 बिग बेनिफिट्स होता है। फिर ऊपर से जब हम जो शेड डालते हैं 6.5 फीट हाइट पर, हम स्ट्रक्चर जो प्लान करते हैं उस पर हम कोई भी क्रॉप का स्ट्रॉ डालते हैं। जैसे अभी हम ये पैडी डालने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इसका ट्री भी डाल सकते हैं, कोकोनट ट्रीज भी डाल सकते हैं, फिर कोई भी एनीबडी घास है ना वो भी डाल सकते हैं। तो उस 50% शेडो का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। और जो बैम्बू लगाते हैं, जो पोल लगाते हैं, पोल पे स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं, तो दिस पोल 5 to 6 प्लांटिंग,
राइट। तो 5 to 5 to 5 to 6 है ये, तो 5 to 6 डिस्टेंस बिटवीन 1 to 2, राइट। सो हम क्या करेंगे, 5x6 पर हम जो पोल लगाएंगे स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, वही पोल पर हम एक कोई क्रीपर्स लगा देंगे। सो क्रीपर्स जाके ये पोल के सारे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर है, हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर पर हम कोई एक क्रीपर्स ले जाएंगे, स्मॉल साइज का क्रीपर्स, छोटा साइज का, जैसे करेला हो गया, टिंडोड़ी हो गया, परवल हो गया, इस तरह का छोटा स्मॉल साइज का क्रीपर्स। तो एक क्रीपर्स हमारा ऊपर हो गया। फिर उसी स्पेस पर 15 to 15 फीट, 15 फीट बाई 15 फीट कल्टिवेटेड पपाया, चीकू, मैंगो, guava, drumstick, like this. So first floor, ground floor is a root crop, first floor is surface crop, leafy crop, second creepers और fourth papaya fruit crop, right? So एक crop जमीन के अंदर, उसी के जस्ट ऊपर leafy crop, उसी के जस्ट ऊपर 6.5 फीट हाइट पर creepers crop और उसी के जस्ट ऊपर fruit crop। सो ये सेटिंग हम करते हैं और इसमें सेम जगह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी जो हम मल्टी लेयर को, शायद हो सकता है कि कुछ लोग पहले से इसको जानते हों, है ना। आपके साउथ में बहुत सारी जगह में ऐसे सुनने में आता है बीच बीच में कि मल्टी लेयर ऑलरेडी पहले से लोग कर रहे हैं, राइट। लेकिन नॉट अ मल्टी लेयर, मल्टी क्रॉपिंग। सो बेसिकली हम एक खेत में, मतलब सेम लैंड में डिफरेंट टाइप का क्रॉप्स कल्टीवेट करना मल्टी क्रॉपिंग है, पर सेम स्पेस में एक के ऊपर एक करना मल्टी लेयरिंग है, राइट। सो डेफिनेशन इज डिफरेंट, दिस कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट, है ना। दिस कॉन्सेप्ट, इसमें हम स्ट्रक्चर प्लान करते हैं, फ्लोर बनाते हैं, फिर क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। और इसमें ये तो हो गया 4 पॉइंट, वाटर सेविंग, वीड और टिलेज, है ना। प्लकिंग करते हैं तो बार बार एरिएशन हो रहा है। सो 3 पॉइंट इज बिग, 4 पॉइंट 4 टाइम्स क्रॉप मल्टीप्लाई। अभी समझिए 10,000 स्क्वायर फीट लैंड होल्डिंग है, 100 बाई 100 फीट। सो 10,000 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई इंटू 4, 40,000 स्क्वायर फीट का काम हम 10,000 स्क्वायर फीट में कर रहे हैं। सो ज़मीन का टुकड़ा 4 गुना कम हो गया। अगर हमारे पास छोटा सा भी लैंड होल्डिंग है, सो हम 1 एकड़ का काम, मतलब 4 एकड़ का काम 1 एकड़ में कर सकते हैं, ठीक है। सो लैंड का हमारा कम यूज़ हो गया 4 पॉइंट। 5 पॉइंट मैन्योर कम लगता है, मैन्योर की जो क्वांटिटी है वो हमारी कम हो जाती है, बिकॉज क्योंकि मैन्योर के लेवल पे अगर हम देखें, सो बेसिकली एक प्लांट की रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट डाइट का है। सो बेसिकली हर एक प्लांट एक अपने आप को कंप्लीट डाइट चाहिए, उसको फॉस्फेट चाहिए, कैल्शियम चाहिए, एंजाइम चाहिए, एसिड्स चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, पोटेशियम चाहिए, ऑल एलिमेंट बैलेंस में चाहिए, बराबर। अभी जब हम 4 टाइप्स क्रॉप लगाते हैं, सो कॉमन सेंस ये कहता है कि 4 टाइम आपको डाइट देना पड़ेगा, बट नॉट, नहीं देना पड़ेगा। रीज़न, क्योंकि प्लांट्स जो है बेसिकली जैसे हम लोग अपना डाइट लेते हैं, डाइट लेने के बाद वेस्ट करते हैं, ऐसे एवरी संसार में जितना भी जीव है वनस्पति, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, वायरस एंड ऑल कैटल लाइक दिस, है ना, वो खाना खाता है एंड वीड करता है ना। ऐसे प्लांट्स भी डाइट बनाता है एंड वेस्ट करता है। तो वेस्ट कहाँ करता है? रूट के माध्यम से वेस्ट करता है। सो हमारे साइंटिस्ट कहते हैं हमें क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि जो क्रॉप हमने लगाया है उसका वेस्ट जो है ना वो ज़मीन में पड़ा हुआ है। अभी वही क्रॉप लगाने पे वो नेक्स्ट ईयर क्रॉप कमज़ोर हो जाएगा, थोड़ा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एंड और नेक्स्ट ईयर लगाने से और कम हो जाएगा। सो हम लोग जब क्रॉप चेंज करते हैं तो एक क्रॉप का वेस्ट दूसरी क्रॉप लगाने से उसका डाइट बनता है। समझ में आ रहा है ना? सो बेसिकली हर एक प्लांट एक स्पेशल न्यूट्रिएंट को वेस्ट के रूप में छोड़ता है। जैसे जिस प्लांट्स के पास जो क्वालिटी होती है वो प्लांट वही वेस्ट छोड़ेगा। जैसे कोई के पास फॉस्फेट ज़्यादा होता है वो फॉस्फेट छोड़ेगा, कोई के पास नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा होता है वो नाइट्रोजन डिस्पोज करेगा। कोई 1 लीटर वाटर नहीं डालते, एक बार भी हम सीड कल्टीवेट नहीं करते हैं, 1 kg भी हम मैन्योर नहीं डालने जाते हैं,
कुछ भी करने नहीं जाते हैं, फिर भी इतना डेंस फॉरेस्ट कैसे? और वहाँ पर आप सोचोगे कोई लाइन से ट्रीज लगे हों, कोई डिस्टेंस मेंटेन करके लगे हों, 5 to 5, 10 to 10, 12 to 12, नॉट बिग ट्रीज, ओ उसके नीचे छोटा ट्रीज, उसके नीचे और छोटा ट्रीज, और उसके नीचे सरफेस पर वीड्स। सो सब कुछ ये एक जगह पर विदाउट एनी वाटर, विदाउट एनी फर्टिलाइजर, विदाउट एनी मेंटेनेंस, विदाउट एनी पेस्टिसाइड, कैसे? ये सब कैसे सस्टेन है? तो ये एक दूसरे से अपना भोजन लेते हैं, राइट? सो वो ही सेम कॉन्सेप्ट हमने वेजिटेबल में दिस मॉडल में किया। 4 टाइप का क्रॉप अलग अलग सिलेक्ट किया, कोई फॉस्फेट रिलीज करता है, कोई नाइट्रोजन रिलीज करता है, दोनों को एक साथ लगा दिया, दोनों की रिक्वायरमेंट आपस में पूरी हो गई, एंड दोनों के लिए हमें डाइट डालने की जरूरत नहीं है। सो एक हम बेसिक फर्टिलाइजर डालते हैं। बेस फर्टिलाइजर मीन्स उसको प्राथमिक भोजन, या आप लोग अपनी लैंग्वेज में बेसल डोज बोलते हैं जिसे हम, वो हम सॉइल को स्टार्टिंग फेज में डालते हैं, एंड हमारा चारों क्रॉप एक साथ बढ़िया प्रोडक्शन पे आता है। सो रूट क्रॉप का हम प्रोडक्शन लगभग 60 to 70, 80 कुंटल के आसपास पर एकड़ लेते हैं। फिर लीफी क्रॉप का 200 कुंटल तक लेते हैं हम। फिर क्रीपर्स क्रॉप का 150 to 200 कुंटल लेते हैं। फिर जो ऊपर क्रीपर्स क्रॉप रहता है 50 कुंटल to 100 कुंटल लेते हैं। ऐसे करके टोटल यील्ड हम 600 कुंटल पर एकड़ लेते हैं, ठीक है? तो इस कॉन्सेप्ट में आपका वक्त बचता है 4 गुना, 4 टाइम बच गया, 4 टाइम लैंड बच गया, ठीक है? 4 टाइम कल्टीवेशन कॉस्ट बच गया, 4 टाइम्स आपका मैन्योर कॉस्ट बच गया, 4 टाइम्स आपका जो है दवाइयों का कॉस्ट बच गया, है ना? जो भी आप स्प्रे इस्तेमाल करते हैं वो बच गया। और आपका सबसे बिग पॉइंट कि हमारा 4 टाइम्स क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गया। सो 4 टाइम्स आपके एक्सपेंस बच रहे हैं, एंड 4 टाइम्स आपका क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है। सो टोटल बेनिफिट इज 8 टाइम। दिस टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल, बायोडिस्पोजेबल एंड इकोनॉमिकल बाइबल भी है, बायोडिस्पोजेबल भी है और सस्टेनेबल भी है, ठीक है? इतना 8 टाइम आपका टोटल बेनिफिट्स इंक्रीज कर रही है, और साथ में बायोडिस्पोजेबल भी है, सस्टेनेबल भी है और इकोनॉमिकल बाइबल है, जिसकी ज़रूरत हमारे हिंदुस्तान के हर एक फार्मर्स के लिए है। ये फार्मर छोटा हो रहा है, मार्जिनल फार्मर्स हो रहे हैं, छोटा छोटा लैंड होल्डिंग हो रहा है। अभी 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद जिसके पास 10 एकड़ लैंड है वो 5 एकड़ पे आएगा, 5 एकड़ वाला 2.5 एकड़ पे आएगा, 2.5 एकड़ वाला 1.25 एकड़ पे आएगा, 1.25 एकड़ वाला और कम पे आ जाएगा। सो धीरे धीरे करके मार्जिनल फार्मर बढ़ते जा रहे हैं हमारी कंट्री में। 70 to 80% फार्मर्स ऑलरेडी मार्जिनल, जिनके पास 1 to 5 एकड़ लैंड होल्डिंग है, 90%, ठीक है? तो इनके लिए सस्टेनेबल, बायोडिस्पोजेबल और इकोनॉमिकल बाइबल मॉडल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये नहीं मिलेगा तो ये बचेंगे नहीं, ठीक है? तो अपना मॉडल सस्टेनेबल इसलिए है क्योंकि हम इसे खुद बनाते हैं, ठीक है? अभी आप लोग रहेंगे तो हम आपको अभी सिखाने वाले हैं, ठीक है, कैसे इसको बनाना होता है। सो बेसिकली आप खुद सीख जाएंगे। तो सस्टेनेबल बाइबल इसलिए क्योंकि इसमें इनकम ऑलरेडी जनरेट होती रहती है, ठीक है? अभी हमने लीफी क्रॉप डाला, रूट क्रॉप डाला, क्रीपर्स क्रॉप डाला, फ्रूट क्रॉप डाला। तो लीफी क्रॉप 20 to 25 डेज में इनकम स्टार्ट। सो 4 मंथ रेगुलरली पर डे इनकम जनरेट करेगा लीफी क्रॉप, ठीक है? फिर 2 मंथ के बाद क्रीपर्स क्रॉप स्टार्ट हो जाएगा। सो पैरेलली लीफी क्रॉप एंड क्रीपर्स क्रॉप पैरेलली चलेगा। सो लीफी क्रॉप खत्म होगा 4 मंथ के बाद, एंड लीफी क्रॉप क्रीपर्स क्रॉप तब भी रनिंग में चलेगा। सो 6 मंथ तक रेगुलरली क्रीपर्स क्रॉप। आफ्टर 6 मंथ पपाया फ्रूट क्रॉप स्टार्ट। आफ्टर 9 मंथ मैच्योरिटी पे रूट क्रॉप स्टार्ट। सो 3 टाइप्स ऑफ इनकम हमारे जीवन में हमको चाहिए होती है। एक रनिंग कैश मनी, जेब खर्चा जिसे बोलते हैं, एवरी टाइम हमको कुछ ना कुछ कैश चाहिए। सेकंड सेविंग मनी, जो हम कुछ बचा के रखते हैं, हमको कुछ बाइक खरीदना, हमको गाड़ी खरीदना, हमको घर खरीदना, लाइक दिस, है ना? थर्ड मनी एफडी मनी, फिक्स एसेट्स, इमरजेंसी मनी, प्लॉट है, अभी कोई इमरजेंसी आ गया, ठीक है, बेच दो इसको, है ना, किडनी का ऑपरेशन करानी है, वो इमरजेंसी मनी हो जाता है। सो 3 टाइप का इनकम हमारे पास होना चाहिए। ऐसे ही फार्मर के पास भी 3 टाइप्स का इनकम होना चाहिए, रनिंग मनी, सेविंग मनी और एफडी मनी। सो इस मॉडल में रनिंग मनी लीफी क्रॉप से आपको मिलना, सेविंग मनी आपकी क्रीपर्स हैं या फ्रूट्स क्रॉप हैं उससे मिलना, और एफडी मनी आपका
रूट क्रॉप से। सो तीनों टाइप्स का मनी हमें इस मॉडल में मिलता है। सो इसलिए हमने इसको इकोनॉमिकल बाइबल बोला। और किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, किसी भी नए व्यक्ति के लिए अगर फार्मिंग में आना है तो प्रॉफिटेबल होना ज़रूरी है। अगर प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं रहा तो एग्रीकल्चर में कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस मॉडल इज़ इकोनॉमिकल बाइबल एंड प्रॉफिटेबल। हमने इससे 2017 में 2017 में रिकॉर्ड बनाया था 10,50,000 रुपीज़ एक एकड़ से, 10.5 लाख रुपए एक एकड़ से। सो ऑन एन एवरेज इस मॉडल में आप 4 to 5 लाख रुपीज़ नेट प्रॉफिट एक एकड़ से आराम से जनरेट कर सकते हैं। एक एवरेज बात कर रहे हैं। स्ट्रीम पे चले गए, मार्केट कर लिया, वैल्यू एडिशन कर लिया तो फिर बहुत सारा और भी बढ़ सकता है। बट ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन लेवल पे अगर हम बात करें तो 4 to 5 लाख रुपीज़ अर्न ऑन 1 एकड़। एक एकड़ से हम 4 to 5 लाख रुपीज़ अर्न कर सकते हैं। और मार्जिनल फार्मर, छोटे फार्मर के लिए सबसे गुड है कि हम, ठीक है, 4 एकड़ ज़मीन नहीं है पर हम 1 एकड़ है, 1 एकड़ में 4 एकड़ का हम प्रोडक्शन गेन कर रहे हैं, ठीक है। और बायो डिस्पोजेबल है एंड पूरा इन्वायरमेंट में ये सब कुछ जो भी हम बैम्बू इस्तेमाल कर रहे हैं, बैम्बू की स्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक पैडी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी एवरीथिंग कंप्लीट बायो डिस्पोजेबल। सो इन्वायरमेंटल बेसिस पर, इकोनॉमिकल बाइबल बेसिस पर और सस्टेनेबिलिटी के बेसिस पर ये मॉडल काफ़ी हिट है। और इसको हम कम्प्लीटली पूरे कंट्री में लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। और 2012 से ही ट्रेनिंग प्रोग्राम हम करते हैं, अपने फार्म पे भी करते हैं। सो 80,000 प्लस फार्मर एजुकेटेड ऑलरेडी माय फार्म इन सागर प्रैक्टिकली एंड 10 to 12 लाख फार्मर अराउंड ऑफ कंट्री। छोटे छोटे प्रोग्राम्स, इस तरह से प्रोग्राम्स, बड़े बड़े प्रोग्राम्स है ना, यूनिवर्सिटियों में जाके डिपार्टमेंट्स के थ्रू एंड पूरे कंट्री में मूव करके 10 to 12 लाख फार्मर्स को ऑलरेडी हम अपनी टेक्निक्स के बारे में बता चुके हैं। सो मल्टी लेयर फार्मिंग ओनली वन टेक्निक्स, ऐसे हमने बहुत सारी टेक्निक्स फार्म पे अपने काम करते करते तैयार की हैं। सो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, बट अभी कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। सो साहब आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर देंगे कि अभी हमने आपको क्या बताया। सो ये पूरा मैंने आपको मल्टी लेयर के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये मॉडल हम बायो डिस्पोजेबल, इकोनॉमिकल बाइबल और सस्टेनेबल तरीके से मार्जिनल फार्मर के लिए 5 गुना खर्चे कम करके 4 गुना इनकम बढ़ा के, सो बेसिकली 8 टाइम तक हम अपना नेट बेनिफिट मल्टीप्लाई करने के इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसमें मल्टी लेयर एक टेक्नोलॉजी है, बट हम और भी बिग पॉइंट जो हैं हमारे, जैसे वाटर सेविंग है, सॉइल कंजर्वेशन है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, बायोडाइवर्सिटी है ना, सारे केमिकल फर्टिलाइज़र के सब्स्टिट्यूट में ऑर्गेनिक सारे मैन्योर प्रिपरेशन है, फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर प्रिपरेशन एंड फिर उसके बाद सीड, इंडिजीनियस हमारे सीड्स होना चाहिए। सो एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस है ना, लाइक इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग। सो इतना सारा चीज़ों पर हम लोग एक साथ में काम कर रहे हैं। सो कम्प्लीटली कैसे फार्मर सस्टेन हो, कैसे फार्मर का इनकम अच्छा हो, और हम एग्रीकल्चर को एक इस तरह का मूवमेंट एग्रीकल्चर में खड़ा करें कि आप जैसे स्टूडेंट अपना करियर बनाने के लिए जॉब को सेलेक्ट ना करें, एग्रीकल्चर फार्मिंग को सेलेक्ट करें, ठीक है। सो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर एक दिन में इतना सब कुछ बताना इम्पॉसिबल है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना कठिन है। एग्रीकल्चर एंड बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको आप लोग 3-4 साल में एक डिग्री के रूप में कंप्लीट करते हैं। सो इतना आसान नहीं है एक दिन में एक्सप्लेन करना, बट मैंने मोटा मोटा बता दिया कि एग्रीकल्चर के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं और आने वाली जनरेशन फार्मिंग को सेलेक्ट करे, उसको वैसे मूवमेंट पर हम ले जा रहे हैं। सो आई एम बेसिकली फार्मर। एक किसान कैसे एक दूसरे किसान को खेती करने के लिए मोटिवेट करे, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। सो अभी हम फार्मिंग में, सागर में अपना 1 रुपये का प्रोड्यूस हम बाहर से नहीं लाते हैं, ना सीड्स के रूप में, ना फर्टिलाइज़र के रूप में, ना मैन्योर के रूप में, ना ही अदर इक्विपमेंट के रूप में, ठीक है। सो पूरा तरह से 95% पूरा सस्टेनेबिलिटी पर हम आ चुके हैं। जो हमारी सरकार का कहना आत्मनिर्भर भारत है ना, वो उस पर काम कर रहे हैं। और 1 kg भी
हम अपना फार्म का जो प्रोड्यूस है वो बाहर नहीं भेजते, मतलब रॉ के रूप में नहीं भेजते। हम क्या करते हैं, सारा प्रोड्यूस बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन से हम प्रोडक्ट बनाते हैं। सो बेसिकली हम वीड उगाते हैं, मैंगो की 36 वैरायटीज़ का कलेक्शन है हमारे पास, मैंगो का 36 वैरायटीज़ उगाते हैं, पोमोग्रेनेट उगाते हैं, फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स उगाते हैं, बनानाज उगाते हैं बहुत सारा, एंड फिर उसके बाद वेजिटेबल में टोटल रेंज का वेजिटेबल उगाते हैं, फिर उसके बाद हम ग्रेन्स और पल्सेस भी उगाते हैं। सो जितना हमारा वेजिटेबल होता है वो सब होम डिलीवरी में जाता है, नॉट मंडी, ठीक है। सो सारा हम होम डिलीवरी पैटर्न पे करते हैं। फिर उसके बाद जितना फ्रूट्स होता है होम डिलीवरी में डालते हैं, एक्सेस होता है बल्क में देते हैं बड़े मेट्रीज सिटीज़ के लिए, और एक्सेस होता है तो उसको प्रोसेसिंग कर देते हैं, ठीक है, पल्प बना देते हैं, पल्प निकाल देते हैं, ठीक है, कैचअप कर देते हैं। जितना भी ग्रेन्स क्रॉप होता है, ठीक है, होम डिलीवरी में जाता है, एक्सेस बचता है उसका भी हम सारा प्रोसेसिंग करते हैं। हम अपना खुद का अपना पल्सेस बनाते हैं, सारा दाल हम अपना प्रोडक्शन करते हैं, सारा वीट का फ्लोर बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, सब कुछ, मतलब प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट, ठीक है। सो प्रोडक्ट हमारे फार्म से बाहर जाता है, प्रोडक्शन नहीं जाता है। सो उस लेवल पे हम फार्मिंग को करते हैं और अच्छा खासा बेनिफिट बना रहे हैं हम। आप भी कर सकते हैं और फार्मिंग को एक कम्प्लीटली एक अच्छी खासी एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में, एक कैरियर के रूप में आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, पर डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा तब। अभी जो पुराना डेफिनेशन है उस पे आप अपना कैरियर नहीं बना सकते, ये मैं खुद बोलता हूँ, क्योंकि वो मैंने प्रैक्टिसेस किया हुआ है, मुझे पता है। मैंने 4 साल जो काम किया स्टार्टिंग में कि फार्मिंग में कैसे काम होता है, कैसे इनपुट कॉस्ट डलती है, जब प्रोडक्शन आता है तो उसका आउटपुट और इनपुट हम बैलेंस करते हैं तो वो बैलेंस ही नहीं होता है ना। इनपुट कॉस्ट इतना हो जाता है कि आउटपुट कॉस्ट बेयर ही नहीं कर पाती है, भले हम प्रोडक्शन कितना भी बढ़ा लें। हमने 100 कुंटल से 100 कुंटल टू 150 कुंटल कर लिया, लेकिन 150 कुंटल करने में हमारी कॉस्ट जो 10 रुपीज़ थी वो जाके 1000 रुपीज़ पहुँच गई, तो ओवरऑल प्रॉफिट तो बैलेंस ही हो गया ना, बल्कि माइनस में चला गया। सो हमारा जो मेहनत है वो माइनस में, तो ऐसे एग्रीकल्चर में फ़ायदा नहीं होगा। एग्रीकल्चर को फ़ायदे में लाना है तो काम को कंप्लीट करना पड़ेगा, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ फार्मर को, और आज आपसे भी बोलता हूँ। एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनली वेंचर बनाने के लिए काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। काम को कंप्लीट करने का मतलब ये है कि हम फार्म से प्रोड्यूस पैदा कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन पैदा करके हम अपने प्रोडक्शन को सीधा प्रोड्यूस के रूप में बाहर बेच रहे हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, 20% वर्किंग कर रहे हैं एंड 80% वर्किंग हमारी इंडस्ट्रियां कर रही हैं, ठीक है। हम अपने फार्म से टर्मरिक पैदा करते हैं, टर्मरिक हम 20 रुपीज़ kg दे देते हैं अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री बेनिफिट्स उठाती है उसका, मार्केटिंग लॉबी फ़ायदा उठाती है उसका, प्रोसेसिंग लॉबी उठाती है फ़ायदा उसका, एंड फिर वो हल्दी का पाउडर होके घूम के 20-25 लोगों से होते 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 मार्जिन बढ़ते बढ़ते 20 रुपीज़ से हमारे फार्म से उठता है एंड 200 रुपीज़ में वापस हमको हल्दी का पाउडर ख़रीदना पड़ता है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 20 रुपीज़ का अपना प्रोड्यूस बेच दे रहे हैं और 200 का प्रोडक्ट ले रहे हैं। हमको ये अभी लोगों का समझ में नहीं आता कि हम अपने प्रोडक्ट को उत्पादन को 20 रुपीज़ में बाज़ार में देते हैं और वही सेम प्रोडक्ट 200 रुपीज़ में वापस लेते हैं। और ये बात आपको समझना होगी कि दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट जो हम परचेज़ करते हैं वो सारा प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल किधर से आता है, फार्म से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। अगर कोई कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री अगर वर्ल्ड में चल रही है, चाहे तो आपका कपड़ा बनाया हो या मेरा जो पहना है वो बनाया हो या सांप का पहना है वो बनाया हो, ये सारा कपड़ा किधर से आ रहा है, मिट्टी से आ रहा है। मिट्टी में जब तक कपास का बीज नहीं डलेगा, जब तक वो प्रोड्यूस नहीं होगा, फिर वो जाके फिर दुनिया भर की इंडस्ट्री में चला जाएगा। सारा क्लॉथ का इंडस्ट्री चलेगा, कुर्ता बनाने से लेकर शर्ट बनाने से लेकर टेलर से लेकर मार्केटिंग में होलसेल से लेकर C&F से लेकर रिटेल से लेकर सबका धंधा चलता है। किसकी वजह से, फार्म का जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता उसकी वजह से। अगर वो प्रोड्यूस ना हो तो आप सोचिए कौन सा क्लॉथ बनाने वाले का फैक्ट्री चलेगा, कौन सा कपड़ा बनाने की मशीन वाले की मशीन बिकेगी, कौन सा फ्यूल बिकेगा,
कौन सा ट्रांसपोर्टेशन ऑटोमोबाइल चलेगा, कौन सी इंडस्ट्री चलने वाली है? कोई भी इंडस्ट्री नहीं चलने वाली है। शुगर का देख लीजिए आप, कितना बड़ा बड़ा फैक्ट्री चलता है, किधर से आता है? इधर से आता है। ऑयल का कितना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री चल रहा, किधर से आता है? इधर से आता। सबका रॉ मटेरियल हमारे फार्म से आता है, और जब हमारे ही फार्म से सबका रॉ मटेरियल आता है तो सारा इंडस्ट्री हमारे फार्म पे ही क्यों नहीं हो सकता है? सिंपल सी बात है, हो सकता है। और जिस दिन हमने ये कर लिया तो फार्मिंग दुनिया का सबसे पावरफुल धंधा बन जाएगा, सबसे पावरफुल धंधा। और वो ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी है, लेकिन हम इसे पूरा नहीं करते हैं, इसलिए पावरफुल नहीं है। हम इसे थोड़ा सा करके प्रोडक्शन के लेवल पे बस इसको छोड़ देते हैं, और हम ऐसा मानते हैं कि प्रोडक्शन करना ही इसका पूरा अंतिम गोल है। बाकी ये अंतिम गोल नहीं है। फार्मर को पूरा इंडस्ट्री लेवल पे उतरना पड़ेगा। सरकार इतना सपोर्ट कर रही है, डिपार्टमेंट इतना सब्सिडीज क्रेज कर रहा है। आप प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाइए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कितना प्रोसेसिंग के लिए सब्सिडी रिलीज करता है। NHM हॉर्टिकल्चर मिशन जो है ना, वो कितना सब्सिडीज देता है, और न जाने कितनी गवर्नमेंट की स्कीम है वो प्रोसेसिंग के लिए इतना सब्सिडाइज करती हैं। तो क्यों ना हम क्लस्टर FPO बेस्ड एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, सारा अपने विलेज का प्रोडक्शन प्रोड्यूस करें और उसको FPO में डाल के सब्सिडीज उठा के और उसको हम प्रोडक्ट के लेवल पे लेके आएं। सो एवरी फार्मर हम जो है ना एक इनकम का एक अच्छा खासा बेस भी दे पाएंगे, एंड हम अपने आप में एक बहुत बड़ी इंटरप्रेन्योरशिप खड़ी कर पाएंगे। सो एग्रीकल्चर में इस तरह से हम लोगों को काम करना पड़ेगा, तो इसमें हम अपना स्वयं का रोजगार भी कर पाएंगे, हम कई लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे, और इधर फार्मर सोसाइटी के लिए भी 2 पैसे की हेल्प कर पाएंगे। सो इस तरह से इस थीम पर हम काम कर रहे हैं। अभी उत्तराखंड में हम लोग काम कर रहे हैं, बिहार में ग्राउंड लेवल पे सरकार के साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपना फ्यूचर इसमें आगे तलाशिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा फ्यूचर है। आप किसी भी चीज़ पर हाथ रख दीजिए, उसी में 1000 करोड़ की कंपनी खड़ी की जा सकती है, इतना ब्रॉड फ्यूचर है। आपको डेप्थ में उतरना पड़ेगा। आप केवल प्रोडक्शन को मत देखिए, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन को प्रोडक्शन तक खत्म मत कीजिए, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन को कंप्लीट कीजिए, और जो इंडस्ट्रियां एग्रीकल्चर से चल रही हैं उन सारी इंडस्ट्रियों को एग्रीकल्चर में ही चलाइए। सो ये प्रॉफिटेबल एंड प्रोफेशनली वेंचर बन जाएगा, और इसको बनाने के लिए मैंने काम किया, और हम काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली सक्सेसफुल तरीके से। मैंने बताया कि हम बाहर से 1 रुपये का इनपुट नहीं लाते, और आउटपुट के रूप में हम प्रोडक्शन नहीं बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं सीधा, ठीक है। और इसकी बदौलत आज हम 25 से 30 एकड़ लैंड पर फार्मिंग कर रहे हैं, और 50 to 60 लाख रुपीज़ एवरी ईयर हम जो है ना उससे अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और वो इतना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने फार्म पे टाइम नहीं दे पाते, ये रियल फैक्ट है। क्योंकि हमारा एक बड़ा काम ये भी है लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट डे से ही इंटेंशन रहा है, क्योंकि हमने फार्मिंग में एंट्री इसलिए नहीं की थी कि मैं पैसे बनाऊं इसमें। अगर उससे किया होता तो मैं बहुत बना चुका होता, अभी तक रिटायरमेंट ले लेता। लेकिन मैंने फार्मिंग इसलिए ज्वाइन किया था कि केमिकल फ्री फूड एवरी प्लेट पहुंचना चाहिए, ताकि हमारी कंट्री के यूथ, हमारे आने वाली जनरेशन हेल्दी हो। हेल्दी जनरेशन होगी, हेल्दी माइंड होगा, हेल्दी माइंड होगा तो डेफिनेटली काम इम्प्लीमेंट होगा और काम बड़ा होगा, ठीक है कि नहीं। सो हेल्दी फूड के लिए हम काम कर रहे हैं। सो एवरी पूरे कंट्री में घूमते हैं, सब जगह लोगों को अवेयरनेस देते हैं, अपने कॉन्सेप्ट समझाते हैं, और एग्रीकल्चर को कैसे प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनली बनाया जाए उसको लेकर लोगों को अवेयरनेस देते हैं। तो ये भी एक बड़ा काम है हमारा। बहुत थोड़ा 2-3 दिन का वक्त दे पाते हैं हम एक मंथ में अपने फार्म पे, तो उतने में हम इतना अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और बाकी हमारा सेटअप पूरा टीम काम कर रहा है। सो कभी आप लोगों को मौका मिले, आपको कैरियर के रूप में आपको लगता है कि हमें एग्रीकल्चर में जाना चाहिए, सो वेलकम, एक बार आप विजिट करने ज़रूर आइए सागर में, और आप देखिए कैसे हमने चीज़ों को एक इंडस्ट्री के रूप में खेतों में उतारा है। कि यहाँ पे दाल पैदा हो रही है, यहीं पर उसका दाल बन रहा है, यहाँ पे उसका पैकेजिंग हो रहा है, और यहीं पर उसका बिक्री हो रहा है, और इनपुट कॉस्ट हम कुछ लगा नहीं रहे, ठीक है। जो फार्म से प्रोड्यूस हो रहा है वो फार्म के प्रोड्यूस के साथ में वीड्स हो रहा है, वीड्स को निकाल के गाय को खिला रहे हैं, गाय गोबर कर रही है, गोबर से हम मैन्योर बना रहे हैं, मैन्योर से खेत में डाल रहे हैं, उससे जो प्रोड्यूस आया उसका सीधा पैकेजिंग करके दाल बेच रहे हैं। सो इस लेवल पे फार्मर को उतरना पड़ेगा। सो इसमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है यार। दुनिया का सिंपल सा काम है, सिंपल सी बात है, मतलब बहुत ज़्यादा समझने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा समझिए। दुनिया की सारी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल जब फार्मिंग से मिल रहा है तो सारी इंडस्ट्रियाँ फार्म पे क्यों नहीं चल सकती हैं? चलाने वाला चाहिए। तो आप जैसे नौजवान
और जब इसमें एजुकेशन लेके आप जब इसमें उतरेंगे तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी और सबके लिए इसमें से अच्छा कैरियर होगा। आप कई हज़ार लोगों को कैरियर दे सकते हैं, आप खुद भी कैरियर दे सकते हैं, ठीक है, अपना तो बना ही सकते हैं और कई लोगों को कैरियर दे सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ज़रूर आप सागर आपको आना चाहिए, आपको मॉडल विजिट करना चाहिए, और सागर ही नहीं, आप जितने भी हिंदुस्तान में और भी ऐसे मॉडल हैं आपको वहाँ भी जाके विजिट करना चाहिए। अभी 1000 के आसपास तो हमारे से लोगों ने सीख के और पूरा सस्टेनेबल मेथड्स पर लोग काम करने लगे और कई लोग अपने अपने ब्रांड में उभर के सामने आ गए। तो इतना सारा एग्जाम्पल आज पूरे देश में खड़ा हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो हम लोग अपनी बातचीत को यहाँ पर विराम करते हैं क्योंकि हमें ये प्रैक्टिकल पूरा एग्जीक्यूट करना है। सो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि हमने जो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी है, मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में, आज हम उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ज़मीन पर उतारने वाले हैं। सो आप सभी लोग हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। सो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में कौन क्या कैसे होता है, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कहाँ क्या कौन सी चीज़ लगाई जाती है। सो बेसिक आपको वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में आपको पूरा नॉलेज आपको प्रैक्टिकली मिल जाएगा, ठीक है।